नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं रात को 9 बजे से पहले ही जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। लीजिए फ्लोर ग्राफिक्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर, ये लीजिए मेरे साथ में ही यहां पर नजर आ रहा है। बदलापुर जो है वहां पर जो हुआ उस पर स्कूल पर जो है क्या पॉक्सो लगेगा, रेप पर क्या स्कूल पर पॉक्सो लगने वाला है, ये बड़ा सवाल है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है और ये बच्चों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में, क्योंकि जो यहां पर हुआ है बदलापुर वो तो बताएंगे ही। घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट, कौन है ये घोष? ये वही प्रिंसिपल है जिसकी बात की जा रही थी, जिसको पुलिस जो है वो छोड़ रही थी, लेकिन सीबीआई ने एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा है। ये भी विस्तार से समझाएंगे कौन है घोष और पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या कुछ सामने आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। मोदी रुकाएंगे क्या युद्ध, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जेलेंस्की से गले मिलते हुए। ये वो नेता है जो पुतिन से भी गले लगते हैं और जेलेंस्की से भी गले लगते हैं। इस बार जाने का क्या कारण है? क्या युद्ध को रुकवा देंगे नरेंद्र मोदी? बने रहिए जनमत में, आपको पता लग जाएगा, विस्तार से समझाएंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, लीक प्रूफ होगी पुलिस भर्ती। जी हां, पुलिस भर्ती। इतने पेपर लीक हुए हैं पूरे देश की अगर बात की जाए, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः सख्त नजर आ रही है। सख्ती से चप्पे चप्पे पर पुलिस, जहां जहां एग्जाम सेंटर, डबल चेकिंग, कोई भी ऐसा लूप होल, कोई भी ऐसा कारण नहीं छोड़ा जा रहा कि पेपर लीक हो जाए या कोई लापरवाही सामने आए। और आगे बढ़ते हैं, एक और दुखद खबर जिसकी तस्वीरें सुबह से ही आप देख रहे थे। बस हादसा, क्या ये एक लापरवाही है? नेपाल में आए दिन किसी न किसी हादसे की तस्वीर सामने आती है। कभी वहां पर कोई प्लेन हादसा हो जाता है, कभी वहां पर कोई और हादसा। ये बस हादसा जहां पर 40 के 40 लोग बस के साथ जो है वो खाई में, नदी में चले गए। 14 की तो मौत बताई जा रही है, 16 को बचा लिया गया, लेकिन अपडेट्स भी आपको लगातार बताते रहेंगे। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। पोलैंड में कूटनीतिक पारी के बाद वो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका पूरा नाम वोलोदिमीर जेलेंस्की है, उनसे मुलाकात के दौरान दोनों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने युद्ध छोड़कर वार्ता की मेज पर संवाद कर समस्या के समाधान का आह्वान किया। ऐसे में माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहने पर प्रधानमंत्री मोदी इतिहास बनाकर स्वदेश लौटेंगे। इस यात्रा से प्रधानमंत्री रूस के साथ भारत के हित में रिश्ता, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और यूक्रेन के साथ सद्भाव की कूटनीति को साधेंगे। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन को संप्रभु देश के रूप में मान्यता मिलने के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी, आपको बताएं, प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने की योजना पर कुछ समय पहले से काम हो रहा था। भारत भी एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए। वैश्विक मंच से आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला देश है। भारत की नीति में कभी भी समस्या के समाधान में युद्ध कभी भी नहीं ऑप्शन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी का संदेश देने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। तो वहीं रूस भारत का पुराना और विश्वसनीय सामरिक साझेदार भी है। भारत के 80% के करीब रक्षा के साजो सामान रूस से हैं। 40 से 42% सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त रूस से करते हैं और तीनों सेनाओं के सैन्य हार्डवेयर के कुल पुर्जे मरम्मत के लिए भी रूस पर ही निर्भर हैं। रूस से भारत अपनी जरूरत का 46.5 अरब डॉलर मूल्य का ईंधन तेल आयात करता है। दोनों से अच्छे रिश्ते, तेल उत्पाद की भी बात, मनमानी जो नियंत्रण है दूसरों का वो नहीं चलेगा। भारत आगे आ गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखेंगे ज्यादा बेहतर समझेंगे। फिर ये तस्वीरों पर भी आपको और ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। बीते जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के दौरे पर थे तो मोदी और पुतिन की मुलाकात को पश्चिमी देश तिरछी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन अब बीते 1.5 महीने के भीतर रूस के बाद अब यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के वसुधैव कुटुंबकम की नीति को स्पष्ट कर दिया है। अपने इस कदम से पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि चाहे रूस हो या यूक्रेन, भारत धरती के एक एक कोने को अपने परिवार का हिस्सा मानता है।
ऐसे में जब विश्व परिवार के दो सदस्य देश आपस में झगड़ रहे हों, तो एक मध्यस्थ के रूप में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भी भारत की ही बनती है। भारत की इसी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। मोदी यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आज दुनिया के सबसे भयंकर वॉर जोन में पहुंचे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ओर पूरी दुनिया शांति की उम्मीद से देख रही है। अपने जिस शांति के संदेश को पीएम मोदी ने यूक्रेन जाने से पहले पोलैंड में दोहराते हुए कहा था कि अब यूक्रेन और रूस का एक साथ आने का समय आ गया है। ऐसे में विश्व शांति की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद मोदी का यूक्रेन दौरा शांति की अच्छी पहल। पीएम मोदी शांति और समझौते से जुड़े अनेक प्रस्ताव रख सकते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध समाप्ति पर चर्चा कर सकते हैं। युद्ध उपरांत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत के प्रति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के संदेह को भी दूर करेगी। ऐसे में बुद्ध की धरती से युद्ध की धरती पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है कि ये युग अब युद्ध का नहीं है और जब कभी भी विश्व में शांति का संतुलन बिगड़ेगा, हिंदुस्तान ऐसे ही शांति की पहल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। से हम लंबे समय से एक बात सुनते आए कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा। लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। चलिए अब इस पूरी खबर को हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस पर ग्राफिक्स क्या कहते हैं। लीजिए, हम ये बड़े स्क्रीन पर आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है यूक्रेन दौरा। रूस के बाद मोदी का यूक्रेन दौरा शांति की अच्छी पहल है। मैं आराम से आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा कितना महत्वपूर्ण। पीएम मोदी शांति और समझौते से जुड़े अनेकों प्रस्ताव रख सकते हैं, ये खास यहां पर हो सकता है और ये बातें चल भी रही होंगी, हो भी रही होंगी। कितना महत्वपूर्ण, अगला ग्राफिक्स आपको बताएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध समाप्ति पर चर्चा कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो जाए और भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलता है। युद्धोपरांत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। कई भारतीय वहां पर रहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए भी यूक्रेन जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर से लेकर तमाम चीजें यूक्रेन में बनती है, हार्डवेयर तक। मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत के प्रति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के संदेह को भी दूर करेगी कि भाई संदेह मत रखिए, यहां पर केवल भारत का ही डंका बजता है। 1991 में यूक्रेन के बनने के साथ ही भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये भारत का पुराना रिश्ता है यूक्रेन से, आज का नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं मिला हुआ शुरुआत से 1991 से। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने रूस यूक्रेन दोनों से दोस्ती निभाई है, किसी से दुश्मनी नहीं है। कि ये नहीं कि रूस से दोस्ती है तो यूक्रेन से दुश्मनी कर लेंगे, तभी दोनों सुनते हैं। यूक्रेन ने एशिया में अपना पहला दूतावास 1993 में भारत में खोला था। जो पहला दूतावास 1993, 2 सालों के अंदर अंदर अपना एक दूतावास भी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत यूक्रेन व्यापार में कमी आई है, ये सत्य है। देखिए, कमी इसलिए आई है कि यूक्रेन लगभग तहस-नहस कर दिया था रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। ये सही हो गलत कुछ नहीं, मोदी ने किसी का पक्ष नहीं लिया। हाथ इनसे भी मिलाते हैं, हाथ पुतिन से भी मिलाते हैं।
युद्ध के दौरान भारत और यूक्रेन के नेता आपसी संबंध जो हैं वो बनाए हुए हैं, किसी ने किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। रूसी हमले के बाद से नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो 2 बार मुलाकात हो चुकी है। शायद ही कोई नेता होगा जो बार बार मिल पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं दिमित्री कुलेबा भारत का दौरा कर चुके हैं। ये रिश्ता कितना गहरा है वो समझिए। और ये भारत की साख है, आपकी साख है ये। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। पहले भी मुलाकात हुई, जिसे हमने आपको बताया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। और जब पूछ रहे हैं किसने बुलाया, तो ये देखिए किसने बुलाया, न्योता दिया था। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले भी तो सोचा जा सकता था इस बारे में। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे, मैंने कि पहुंच गए जो मोदी हैं वहां पर ऐसे रेल फोर्स 1 से पहुंचे थे। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान है। क्या कुछ है भारत और यूक्रेन के बीच जो रक्षा समझौता है, ये आपको हमने कल भी समझाया था, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 105 AN-32 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड करने पर समझौता हुआ था। पुराना रिश्ता है। जब आप यूक्रेन की बात करते हैं तो केवल उसको यूक्रेन मत समझिए, ये वही सोवियत संघ का एक हिस्सा है। यूक्रेन से युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन की सप्लाई, जो आपके युद्धपोत होते हैं उनके लिए गैस टरबाइन, जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं युद्धपोत, उनके लिए यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने पर सहमति, ये भी वहां पर हो चुका है। ये चीज, चलिए ये आपको हमने इन ग्राफिक्स के माध्यम से जो ये खबर बताई है। ये भारत यूक्रेन रक्षा समझौते में क्या, रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल होता है, यही आपको समझा रहे हैं। 91 में ही अलग हुआ, पहले एक ही थे। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान हैं। जैसा कि आपको बताया 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड किया गया था। चलिए ये आपको हमने ग्राफिक्स बताया। अब वापस आते हैं पूरे मुद्दे पर, और अब फिर से लीजिए, ये हमने आपको तमाम चीजें बताई और इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से भी आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। क्या नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देंगे? क्या ऐसी संभावना है? पीएम मोदी रुकवा सकते हैं क्या रूस यूक्रेन का युद्ध? 83% 83% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, पीएम मोदी रुकवा सकते हैं युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इंतजार है पॉलीग्राफी टेस्ट का। सीएम ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखती हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से कई राज खुलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि ममता सरकार ने इस केस में जितनी लापरवाही बरती है उतनी मैंने अपने 30 साल के करियर में कहीं नहीं देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताया है। इस मामले में सीबीआई अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन संदीप घोष से 88 आवर्स की पूछताछ के बाद अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। अब यही मामला है। देखिए, इस मामले में संदीप घोष पर सीबीआई का फंदा लगातार कसता जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको पुलिस ने छोड़ दिया था, लगभग छोड़ ही दिया समझो, उसी पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई की नकेल कसने के बाद संदीप घोष पर केस रजिस्टर होता है पुलिस के द्वारा। घोष ने इस मामले में सीबीआई से अब तक जो तमाम सवाल किए गए सीबीआई के द्वारा घोष से, वो भी आपको बता देते हैं कौन से वो सवाल हैं, क्या कुछ हैं। ये तमाम ग्राफिक्स भी आपको हम दिखाएंगे, उस तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। कौन से वो सवाल जो हैं वो किए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर हम आपको ये ग्राफिक्स दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हाँ, कौन से जो सवाल हैं वो बताते हैं। संदीप घोष से सीबीआई के सवाल क्या हैं? आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला, ये सवाल है। ये काली सच्चाई पर जो पर्दा डला था, उस पर्दे को हटाने के लिए सीबीआई की तरफ से जो कोशिश की जा रही है। दूसरा ग्राफिक, संदीप घोष से सीबीआई का क्या सवाल है, आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला। ये देखिए, यही आपको मेन बात है। ये सीबीआई के सवाल हैं उनसे। क्या कहीं और की गई थी ये मर्डर? आपको अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर की हत्या, उस तमाम सवाल। आपको क्या पता चला कि आपके अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई है, तो आपने क्या किया? जब आपको पता चला तो आपके द्वारा क्या किया गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही प्रश्न है कि आखिर ये क्या कर रहे थे, जो कि मेन प्रिंसिपल है। ये सोच रहे मैं बच जाऊंगा, आप नहीं बचोगे भाई। आपको जब महिला डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया, उसके बाद आपने क्या किया, आप कहां गए और क्यों गायब हो गए? चैट्स तक डिलीट हो जाती हैं,
मेमोरी क्लीन करी जाती है, कुछ बड़ा विचार था क्या? क्या ये भी गुनहगार हैं? यही तो बड़ा प्रश्न है। प्रिंसिपल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। क्या आपने ये जानने की कोशिश की पीड़िता में जान बची है या नहीं? क्या ये भी सिचुएशन हो सकती थी? क्या उसकी जान बच सकती थी? क्या विलंब हो गया? क्या मामले को छुपाने का प्रयास किया गया? जब मौत आपके अपने अस्पताल परिसर में हुई तो आपने तुरंत पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं कहा? एफआईआर में भी एक देरी हुई है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए ये अपराधी हैं, एक तरीके से नेग्लिजेंस है। मौत की खबर मिलने के बाद आपने किस किस से बात की है? चलिए ये देखिए, किस किस से बाद आपने जो है आपने बातचीत की है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो संदीप घोष से ये सीबीआई के सवाल हैं। और क्या है, आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला? ये तमाम ग्राफिक्स हमने आपको दिखाए जिसमें संदीप घोष से सीबीआई के ये महत्वपूर्ण सवाल, और क्या आप संजय रॉय से कभी मिले हैं या फोन पर आपने बात की है, ये सीबीआई के सवाल हैं, बड़े सवाल उनसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन कैमरा पे और आपको बताते हैं कि इस खबर पर हमने जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न जो आपसे पूछा वो भी आपको हम बताएंगे। पूर्व प्रिंसिपल के पॉलीग्राफ टेस्ट से सच आएगा सामने, ये प्रश्न था। 86% लोगों ने कहा हाँ, 86% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि पूर्व प्रिंसिपल के पॉलीग्राफ टेस्ट से सच आएगा सामने। अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई हैं। इस बीच 22 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेप को लेकर कानून बनाने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में 3 मुख्य मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर जमकर राजनीति हो रही है। कोलकाता रेप घटना के बाद चौतरफा हमले का सामना कर रही सीएम ममता बनर्जी बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। तो देखिए सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर क्यों मचा हुआ है बवाल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर मामले में सीएम ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन इन सबके बीच 22 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में 3 बड़ी बातें कही है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ऐसे समय में चिट्ठी लिखी है जब वह कूटनीतिक दौरे पर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुकी है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर जमकर राजनीति हो रही है। कोलकाता रेप घटना के बाद चौतरफा हमले का सामना कर रही सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को केंद्र के स्तर पर इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की बात कही। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की, अब वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं ताकि वे इस पर पर्दा डाल सके। टफ लॉ के लिए खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हॉस्पिटल के संचालन का वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसा पता चलता है। सब कुछ वो स्वयं हैं और सब कुछ हो जाने के बाद झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगी। जिम्मेवारी है उनकी, इस्तीफा देना चाहिए पहले उनको। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी का पाप बेनकाब हो गया है। वह अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ममता बनर्जी खुद ही सब कुछ है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे। फिलहाल सीबीआई मामले पर आगे जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, हमने इस चिट्ठी के बारे में आपको लगातार बार बार समझाने का प्रयास किया है कि सोचिए, ममता बनर्जी के स्टेट में अगर कुछ होता है, लेकिन राष्ट्रीय मामले की चिंता है। चिंता अच्छी है, चिंता करनी चाहिए, देश में ऐसा दोबारा कहीं ना हो। लेकिन मुख्य बात है कोलकाता में एक्शन में देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां का भी जवाब जरूर देना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार को। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और सिपाही भर्ती की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है।
60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के आप सोचिए 67 जिलों में परीक्षा केंद्र 67 पर केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुई सिपाही भर्ती परीक्षा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होनी है। 5 दिनों की 10 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। 67 जिलों के 1174 परीक्षा सेंटर्स पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। सोचिए 9,60,000 यहां पर वैकेंसीज हैं, 9,70,000 यहां पर कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं। बता दें कि इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बीच पेपर लीक की अफवाह पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। हमारी रिपोर्ट देखिए और बेहतर समझिए कि भाई क्या इस बार लीक प्रूफ है पेपर यानी एग्जाम्स। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। पिछली बार पेपर लीक की घटना के बाद इस बार प्रशासन सतर्क है। 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए 67 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। आज से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होनी है। 5 दिनों की 10 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। आज प्रदेश के 67 जिलों के 1174 परीक्षा सेंटर पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसके बाद उसे रद्द किया गया था। अब एक बार फिर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बीच पेपर लीक की अफवाह पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही परीक्षा के पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई है। पेपर लीक की अफवाह के मामले में सपा नेता यासर शाह पर केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि सपा नेता ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबर उड़ाई। इसको पुलिस भर्ती बोर्ड ने गंभीरता से लिया है। लखनऊ से अफवाह उड़ाने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। अफवाह को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई है। योगी सरकार ने पेपर लीक के किसी भी मामले में संलिप्तता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब इस प्रकार की अफवाहों पर विराम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मामले में सामने आया है कि कई ग्रुपों में पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई। इसके बाद फ्रॉड करने वालों ने QR कोड जारी कर पैसे की मांग की। इसके बाद पेपर दिए जाने का दावा किया। अब इस मामले की जांच शुरू की गई है। सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुरक्षा तो सख्त है ही, लेकिन मामला ये भी कि कोई अफवाह फैला दे तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। भाई बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश है, अब एक्शन मोड में है और लीक के जो आरोप लगे हैं तमाम जगहों पर दुखद होते हैं। इस बार सीएम योगी ने यह आदेश दिया था कि कोई भी ऐसी घटना सामने ना आए और सख्ती रहे। हमने आपसे प्रश्न पूछा, लीक प्रूफ होगा पुलिस भर्ती का एग्जाम क्या? 73% लोगों का मानना है, 73% लोगों का मानना है हाँ, 27% ना नहीं, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हाँ लीक प्रूफ होगा एग्जाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब देखिए गतिविधियां कैसे बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर ली।
इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। तो ये आरोप लगा दिया अमित शाह के द्वारा अपने उनके मंसूबों पर। और सोचिए 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहा है और चुनाव में कांग्रेस के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने की बात कही जा रही है। इस खबर पर चलिए आपको ग्राफिक्स पहले दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं पूरी खबर क्या है विस्तार से। एक्शन तो यहां मोड में है हर कोई, हर पार्टी, लेकिन ग्राफिक्स आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। लीजिए बड़ी स्क्रीन पर आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से सिखाते हैं। कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस एनसी के, देखिए राहुल गांधी धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करते हैं, ये अमित शाह की तरफ से। कांग्रेस पर ये बड़े सवाल है। कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है कांग्रेस, ये इनका आरोप है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का समर्थन करने वाली एनसी, और अब कांग्रेस उनके साथ क्यों? कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद लाने का समर्थन करती है। ये आरोप है अमित शाह के कांग्रेस पर और चुनाव में जो होगा उसको लेकर। कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके जेकेएनसी के वादे के साथ है। ये भी एक बड़ा आरोप अमित शाह के द्वारा कांग्रेस के ऊपर कि भाई आप दलितों, गुज्जर, बकरवाल इन सब का हक मारेंगे। कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए। तो देखिए नाम पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य पर्वत जिसका नाम है और देखिए हरि पर्वत जिसका नाम है उसका नाम बदल दिया जाएगा क्या कांग्रेस के द्वारा? ये अमित शाह की तरफ से। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? 370 के बाद देखिए आप भी जानते हैं कश्मीर घाटी में शांति हुई। कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है उसका समर्थन करती है कांग्रेस, ये आरोप है अमित शाह का। कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं। ये सवाल हैं, सोचिए ये कि भाई आप क्या अलग होना चाहते हैं? अलग होने की मांग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जाए और साथ ही साथ कांग्रेस एनसी एंड जेके में फिर अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। तो एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया। अब वापस आते हैं आपसे फिर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। हमने बात करी जम्मू कश्मीर की, अब अगली खबर का रुख करते हैं और बात करेंगे अब नेपाल की। उत्तर प्रदेश से एक खबर जुड़ी है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश से नेपाल के काठमांडू जा रही यूपी नंबर की बस, सोचिए तनहनु जिले में एक नदी में गिर गई। सोचिए एक नदी में जब वो गिरी, इस हादसे में 15 से 18 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। अभी शुरुआती आंकड़े ही सामने आए हैं। महाराष्ट्र के यात्रियों ने गोरखपुर से नेपाल के लिए बस बुक की थी। सोचिए महाराष्ट्र के यात्रियों ने पोखरा से काठमांडू जाते समय बस हादसे का शिकार हो गई। गोरखपुर से नेपाल गई बस शुक्रवार की सुबह 11 बजे हादसे का शिकार हो गई। बस में कुल 40 लोग सवार थे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल से। ज्यादातर महाराष्ट्र के भूसावल शहर के रहने वाले लोग थे। तो ये देखिए भारतीय यानी महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश की बस यानी यूपी नंबर की बस से नेपाल के काठमांडू जा रहे थे और वो सोचिए दुखद हादसे का शिकार हुए। हादसे का शिकार हुई बस गोरखपुर के केसरवानी ट्रैवल्स की है, जिसके प्रोप्राइटर विष्णु शंकर केसरवानी ने बताया कि गोरखपुर से 3 बस जिनमें 2 बड़ी और एक मिनी ट्रैवलर यात्रियों को लेकर प्रयागराज से चित्रकूट, अयोध्या होते गोरखपुर के रास्ते नेपाल के पोखरा पहुंची थी, जहां शुक्रवार की सुबह काठमांडू के लिए रवाना हुई। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। सभी यात्री महाराष्ट्र के भूसावल शहर के आसपास के रहने वाले हैं। इन यात्रियों में कोई भी गोरखपुर का यात्री शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है, महाराष्ट्र का है। तीनों बस यात्रियों को लेकर निकली थी, लेकिन इनमें से एक बस यूपी नंबर की अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की, सोचिए 14 से 18 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन एक नंबर 14 है। 14 नंबर ये आप सोचिए ये आंकड़ा है, इतने लोगों की मौत हुई थी। भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा था। ये बेहद दुखद खबर है, लेकिन आए दिन नेपाल में कोई ना कोई हादसे की खबर आ ही जाती है। और ये सोचिए हमारे भारतीय भाई वहां पर गए और हादसे का शिकार हुए और एक लंबी यात्रा करते हुए इनको अंत में मृत्यु मिली। काफी लोगों को बचा भी लिया गया, लेकिन 14 से 18 लोगों की बात यहां खबर आ रही है जिनकी मृत्यु हो गई।
मैं विष्णु केसरवानी परिवहन। हमारे वहाँ से 3 बसें, 2 बड़ी बस, एक टेम्पो ट्रेवलर गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराज भूसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे। चित्रकूट से फिर वापस ये अयोध्या है। अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली, और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बिनी। लुम्बिनी से चले गए थे ये पोखरा, और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुंगलिंग के पास हमारी ये 3 में से एक गाड़ी स्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। सर, कितनी मौतों की बात सामने आ रही है? कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है लोगों से, वो 15 से 18 लोगों की मौत हुई है। खबर आपने देखी, बेहद दुखद खबर, लेकिन इस खबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि हम भी जानना चाहते थे। नेपाल में हुआ बस हादसा क्या एक लापरवाही की वजह से हुआ है? 79%, लगभग 80% लोगों ने ये कहा हाँ, 21%, 20 से 21% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि ये एक लापरवाही है। किस तरीके की लापरवाही, ये हमने प्रश्न में आपसे नहीं पूछा, लेकिन लापरवाही ही है जिससे इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। सोचिए, नेपाल के अंदर भारतीय लोगों की मृत्यु होना एक बस में जो कि यूपी नंबर की थी, बेहद दुखद तस्वीरें। सबसे पहले भी सुबह हमने आप ही को दिखाई थी, इसी का विश्लेषण भी आपको बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सीबीआई ने एक पर जवाब दाखिल किया, दूसरी याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। एक याचिका में सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, वहीं दूसरी याचिका में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीने से जेल में हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव के समय 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तो वहीं बाद में सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया। जांच एजेंसी ने जमानत अर्जी में दी दलीलों का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंग पिन है। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले के किंग पिन है। ये तो हम भी आपको कहते थे। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो अपना ऐसा रखा कि कोई भी अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखा, ताकि इनको लगता था कि अगर मैं रखूं तो मैं फंस ना जाऊं, और बचने के लिए ये एक आशंका है। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे निर्णय इनकी सहमति और निर्देश में हुए हैं। लेकिन जांच एजेंसियों के सवालों का वे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। वे जांच एजेंसियों को गुमराह करना चाहते हैं। आगे सीबीआई ने आरोप लगाया कि विभिन्न अदालतों द्वारा बार बार पारित आदेशों के बावजूद केजरीवाल अदालत के समक्ष मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया है। बीजेपी की अरविंद केजरीवाल को परेशान करने और दिल्ली के काम रोकने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। हमें न्यायालय से उम्मीद है कि जिस तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत दी गई है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के मामले में भी उनको राहत मिलेगी। अब राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लगातार जेल से चला रहे हैं ये अपनी सरकार, और काफी लंबे समय से चला रहे हैं। अब आगे भी लगता है कि जब तक छूटेंगे नहीं, जब तक बरी नहीं होंगे, तब तक ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगले चुनाव तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। किसी और को कुर्सी देने के लिए यहां पर केजरीवाल तैयार नहीं। अब बात करेंगे बदलापुर की। बदलापुर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले को लेकर बुलाए गए बंद को एमवीए ने अब वापस ले लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शरद पवार ने अपील करते हुए कहा था कि संविधान का सम्मान करते हुए कल का बंद खत्म करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद इसलिए बुलाया गया ताकि सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर हो। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बंद बुलाने वालों पर सख्ती बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले शरद पवार ने एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि हमारे पास समय नहीं है कोर्ट का जवाब देने के लिए, इसलिए कल हम महाराष्ट्र बंद में शामिल नहीं होंगे। तो कोर्ट की तरफ से जब आदेश आया तो अब बंद से पीछे हैं। शरद पवार ने कोर्ट के आदेश का जो हवाला दिया, उसके बाद कल बुलाए गए महाराष्ट्र बंद को एमवीए गठबंधन ने वापस ले लिया है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बदलापुर कांड के खिलाफ 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया था। इस बंद के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को गैर कानूनी करार दे दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई और कोर्ट के चलते जो एक डर था, उसके चलते एमवीए ने यह फैसला लिया कि नहीं, अब हम कोई बंद नहीं करेंगे। बंद करने से यानी कोर्ट की आदेश का अवमानना हो जाएगी। ऐसा रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोर्ट की तरफ से आदेश भी थे कि कोई अगर बंद करता है, ऐसा कुछ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए ये लीजिए, पोल के माध्यम से आपसे वो प्रश्न भी पूछ लेते हैं जो हमने आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया था। बदलापुर रेप केस में स्कूल पर लगना चाहिए पॉक्सो एक्ट, ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट कह रही है। और आपसे भी हमने जानना चाहा क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये हुआ है, स्कूल के परिसर के अंदर अगर ये हो रहा है तो इसमें स्कूल पर भी जवाबदेही तय हो जानी चाहिए। 88% हाँ, 22% ना, बहुमत हाँ। और ये देखिए, ना कहने वाले थोड़े लोग हैं लेकिन हैं। इसी के साथ चलिए, जनमत में आज इतना ही। आपके फेवरेट कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।